हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट। आपको एक वैल्यू दी जाएगी n और आपने सिंपली उसका स्क्वायर रूट बताना है कि क्या होगा। यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ n। अगर उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपने सिंपली उसका फ्लोर वैल्यू रिटर्न करना है। फ्लोर वैल्यू उसे कहते हैं ऐसा ऐसा छोटा सबसे बड़ा नंबर जो उससे छोटा या बराबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 का फ्लोर वैल्यू निकालना है तो 3 का फ्लोर वैल्यू 3 ही होता है। लेकिन 3.01234 इसका भी फ्लोर वैल्यू 3 होता है, और 3.999 इसका भी तो फ्लोर वैल्यू 3 होता है। सो आई होप को समझ में आएगा कि फ्लोर वैल्यू क्या होता है। नाउ लेट्स सी। 4 का, एज यू नो, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। सो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, सो दैट्स व्हाई आंसर विल बी 2। 11 का स्क्वायर रूट, देखिए 11 का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट मुझे भी नहीं मालूम, बट व्हाट आई कैन से इज 11 से सबसे, आई मीन 11 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, वो है 9। और 11 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, वो है 16। सो 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, और 4 का स्क्वायर रूट होता, आई मीन 16 का स्क्वायर रूट होता है 4। सो 11 का स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। हमें कहा गया है फ्लोर वैल्यू, तो इनके बीच में जो भी नंबर हो, इतना तो आप श्योर हो ना कि 11 का स्क्वायर रूट 4 से तो ज़्यादा तो नहीं ही जाएगा। वो हमेशा 3 और 4 के बीच में ही लाई करेगा। सो वट एवर द नंबर बिटवीन 3 और 4, उसका फ्लोर वैल्यू हमेशा 3 होगा। सो दैट्स वाई 11 का स्क्वायर रूट 3 है। और 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होता है, दैट्स वाई 1। सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ईजी है, क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसको हम मल्टीपल अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे, और जितना भी हम कोड करेंगे सबको हम एक एक करके ऑप्टिमाइज करते जाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच इज वेरी सिंपल, उसको हम ब्रूट फोर्स से करेंगे। उसमें मैं कैसे करूंगा आपको मैं इंट्यूशन और अप्रोच में सारा एक्सप्लेन करता हूँ, एंड देन वी विल मूव टू द कोड पार्ट। हमें जो भी नंबर मिलेगा, लेट्स से 26, हमें बताना है कि 26 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सो देन व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ n, दैट इज 26। मैं करूंगा क्या कि मैं इनिशियली एक वैल्यू बना के रखूंगा i, उसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। और जो भी वैल्यू होगी, मैंने जैसे अभी इनिशियली i 1 को पॉइंट कर रहा है, राइट। सो मैं 1 का स्क्वायर निकालूंगा और उसको मैं किसी रिजल्ट में असाइन कर दूंगा। रिजल्ट में मैं असाइन कर दूंगा i इंटू आई, सो इसका स्क्वायर आ गया। और मैं फिर कंपेयर करूंगा कि क्या मेरा रिजल्ट बड़ा हो गया है मेरे n से, या फिर रिजल्ट से छोटा है n, या फिर रिजल्ट के बराबर है। एज यू कैन सी हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, तो वी कैन कंबाइन दीज टू, दैट इज रिजल्ट लेस देन इक्वल्स टू n। अगर ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी, मैं अपने आई को इंक्रीज करता रहूंगा। मैं उसका स्क्वायर निकालते रहूंगा, और फिर मैं कंपेयर करूंगा। जब तक मेरी वैल्यू, मतलब रिजल्ट, अगर छोटा है या बराबर है n से, मैं i को प्लस प्लस करते रहूंगा। और जैसे ही बड़ी हो जाएगी वैल्यू, मैं उस लूप को तोड़ करके बाहर आ जाऊंगा, और i को एक -1 करके सिंपली रिटर्न कर दूंगा। लेट्स सी वन एग्जांपल, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। अगर n की वैल्यू 26 है, सो इनिशियली i की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 1। ओके, सो रिजल्ट विल बी द स्क्वायर ऑफ i। सो रिजल्ट में आ जाएगा 1। जो रिजल्ट है वो मेरा छोटा है n से, तो मैं क्या करूंगा, i को प्लस प्लस कर दूंगा। तो i को प्लस प्लस करते हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा। रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में इसका स्क्वायर आएगा, दैट विल बी 4। जो कि रिजल्ट जो है अभी भी छोटा है मेरे n से। फिर से मैं i को प्लस प्लस करूंगा, i की वैल्यू हो जाएगी 3। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 9। 9 अभी भी, आई मीन रिजल्ट अभी भी छोटा है n से। अगर रिजल्ट अभी भी छोटा है n से, तो फिर से i को प्लस करो, i को प्लस करूंगा तो हो जाएगा 4। तो रिजल्ट की वैल्यू हो जाएगी 16। और रिजल्ट अभी भी छोटा है n से। देन अगेन मैं i को प्लस करूंगा तो i विल बी 5, रिजल्ट विल बिकम 25। और रिजल्ट अभी भी छोटा है n से, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 26, और अभी हमारा वैल्यू क्या है, 25। सो स्मॉलर देन और n। सो फिर से मैं इनको इंक्रीज करूंगा i को, तो इट विल बिकम 6, रिजल्ट विल बिकम 36, करेक्ट। और रिजल्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा n से, तो यहाँ पे हमारा लूप टूट जाएगा। सो दैट्स इट। अभी हमारा i का वैल्यू क्या है, आई मीन i का वैल्यू क्या है, 6। सो मैं करूँगा क्या, रिजल्ट को रिटर्न करने से पहले मैं सिंपली i-1 को रिटर्न कर दूंगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं था। ट्रस्ट मी, अगर अगर वैल्यू अगर 25 होती
तो मैं यहाँ पे लूप आता और मैं आगे प्लस प्लस करता, क्योंकि हम लेस देन इक्वल्स टू ढूंढ रहे हैं, राइट, क्योंकि हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, फ्लोर वैल्यू भी चाहिए। तो ये फ्लोर वैल्यू के लिए भी चल जाएगा और परफेक्ट होगा तो भी चल जाएगा। लेट मी शो यू द कोड, कोड से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो दिस इज द कोड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सबसे पहले हमें n मिल रहा है और मैंने रिजल्ट को 1 से असाइन कर दिया है और i को भी 1 से असाइन कर दिया है। जब तक रिजल्ट कम है या बराबर है, एज यू कैन सी, कम है या बराबर है n से, तब तक आप ये लूप चलाओ और हर बार i को प्लस प्लस करो। फिर रिजल्ट में i को मल्टीप्लाई करो, यानी इसका स्क्वायर को इस रिजल्ट में स्टोर करो, फिर कंपेयर करो। ये लूप तब तक चलते जाएगा जब तक वैल्यू ट्रू है, यानी लेस देन इक्वल्स टू है। जैसे ही वैल्यू बड़ी हो जाएगी ये लूप टूट जाएगा और रिजल्ट को जो भी स्टोर होगा वो i-1 करके आप रिटर्न कर दो। आपने जैसे एग्जाम्पल में भी देखा। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा कि इसमें जो कुछ भी टिपिकल नहीं था, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो बिग ऑफ रूट n होगी। एज यू कैन सी, अगर n की वैल्यू 26 थी या 25 थी, हमने पूरा लूप नहीं चलाया था, हमने सिर्फ रूट n तक ही चलाया था, डेट इज 5 तक ही चलाया था। जो नेक्स्ट अप्रोच है उसमें हम यूज करेंगे बाइनरी सर्च का। बाइनरी सर्च अपने आप में एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ओके, और उससे उससे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व होते हैं। दो चार चीजें होती हैं जिससे बाइनरी सर्च के क्वेश्चंस को लगाया जाता है। पहला चीज जो उसमें होना चाहिए क्वेश्चन में कि वो शॉर्टेड होना चाहिए चीजें, ओके, शॉर्टेड होनी चाहिए। या फिर इसको ऐसे बोलते हैं कि मोनोटोनिसिटी होनी चाहिए, मोनोटोनोसिटी मतलब एक इंक्रीजिंग ऑर्डर फैशन में होना चाहिए, या तो सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तब उस पर बाइनरी सर्च बहुत अच्छे से लगता है। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग बाइनरी सर्च। अगर आपने बाइनरी सर्च पहले किसी के भी लेक्चर्स देख के रखे होंगे, उसमें होता क्या है कि एक नंबर लाइन जैसा होता है जिसमें सारी वैल्यू शॉर्टेड होती हैं। ये शॉर्टेड है फ्रॉम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम कोई मिड वैल्यू निकालते हैं, करेक्ट, हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालते हैं और अपना जो हमारा जिससे हमको कंपेयर करना है वो वैल्यू जिसको हमें निकालना है कि वो वैल्यू पर्टिकुलर इसमें है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, तो हम सबसे पहले मिड निकालते हैं। मिड निकालने के बाद डिपेंडिंग अपॉन उसकी वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि मिड से ज़्यादा है या कम है। बेस्ड ऑन दैट कंडीशन वी रिमूव हाफ पार्ट ऑफ द एरे और फिर हम मिड प्लस 1 से लेकर के n तक की वैल्यू को दोबारा कंपेयर करते हैं और इसके बीच का फिर से मिड निकालते हैं, मिड टू, करेक्ट। और फिर बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द वैल्यू प्रेजेंट किस एरिया में प्रेजेंट है या नहीं, उसको फिर से हम आधा को एलिमिनेट करते हैं और बाकी बचे हुए वैल्यूज में से, यानी मिड टू -1, बाकी बचे वैल्यूज में से हम अपने ये बार बार प्रोसीजर करते जाते हैं जब तक कि हमें वैल्यू मिल ना जाए। हम इसको अपने स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए कैसे इस्तेमाल करेंगे, लेट मी शो यू दैट। हमें वैल्यू मिलेगी n, लेट्स से 25। हमें बताना है कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा यूजिंग बाइनरी सर्च। नाउ सी हाउ वी कैन डू दैट। सबसे पहले हम एक इसको समझने के लिए आप एक नंबर लाइन पे इसको देखिए। इनिशियली यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे होगा 25। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका मिड निकालेंगे। मिड निकालेंगे तो आएगा 25 + 1/2, दिस इज 26/2 विच इज 13, राइट। सो 13 यहाँ पे होगा। अभी 13 का स्क्वायर बड़ा है हमारे n से विच इज 25। 13 का स्क्वायर होता है 169 विच इज मच बिगर देन आवर वैल्यू n। सो अब करेंगे क्या कि हमारा जो सर्च एरिया होगा वो छोटा होगा और वो किस साइड होगा, वो होगा इस साइड, करेक्ट। क्योंकि इस साइड में वैल्यू किसी का इस साइड में वैल्यू जो भी होंगी उनका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 25 से तो बड़ा ही होगा, राइट। सो आवर आंसर विल बी फ्रॉम 1 to 13। सो आवर सर्च एरिया इज नाउ रिड्यूस्ड बाई हाफ फ्रॉम 1 to 13। अब 13 को भी चेक नहीं करेंगे, हम 12 तक ही चेक करेंगे क्योंकि 13 तो हमने देख लिया कि वो बड़ा है, तो 13 चेक करने का कोई मतलब नहीं है। सो नाउ आवर सर्च एरिया विल बी फ्रॉम 1 to 12। हम वही फिर से सेम प्रोसीजर दोहराएंगे। इसका मिड निकालेंगे, दैट इज 1 + 12/2 विच इज 13/2। अभी 13/2 कितना होता है, इट इज 6.5, बट वी विल ओनली कंसिडर फ्लोर वैल्यूज, सो दिस विल बिकम 6। सो दिस इज नाउ वी रियल 6। अभी हम चेक करेंगे कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 विच इज ग्रेटर देन आर 25, जो हमारा n था उससे तो बड़ा है ना, यानी हमारा सर्च एरिया फिर से हाफ हो जाएगा। और वो सर्च एरिया इंटरेस्टेड कौन सा होगा, दिस पार्ट 1 to 6, नॉट 6, आई मीन 5, क्योंकि 6 पे तो हमने देख लिया ना 36 है। सो 1 से लेकर के 5 तक अब चेक करेंगे। अभी 1 से लेके 5 के बीच में क्या आएगा, 1 + 5/2
दैट इज 6/2 दैट इज 3। अभी 3 का स्क्वायर छोटा होता है हमारे n से। n क्या था हमारा 25। सो आवर सर्च एरिया विल बी फ्रॉम 4 to 5, राइट, क्योंकि 3 तो होगा नहीं। सो आवर सर्च एरिया नाउ विल बिकम फ्रॉम, मिड निकालेंगे अब इसका, 4 + 5/2, दिस इज 9/2, दिस इज 4.5। अब हम फ्लोर निकालेंगे, ये हो जाएगा 4, करेक्ट। सो अगेन यहाँ पे 4 होगा। और हम अब हम करेंगे क्या, अब ये देखेंगे कि 4 × 4 क्या होता है, 16, करेक्ट। 16 जो है छोटा है हमारे n से, डेट इज 25। सो अब ये अगर छोटा है तो हमारा सर्च एरिया क्या होगा, सर्च एरिया होगा बड़े वाले हिस्से में, दैट इज मिड से एक ज़्यादा। सो दिस विल बिकम 5 and 5। नाउ विल डू द सेम। अगर हम इसका मिड निकाले तो क्या होगा, 5 + 5/2 विच इज़ 5। सो यहाँ पे 5 होगा। अभी 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, विच इज़ एग्जैक्टली मैच विद आर n। सो आर आंसर विल बी 5। सो हम 5 को सिंपली रिटर्न कर देंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर एग्जांपल जहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तब देखते हैं तब कैसे काम करता है जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स से हमारे पास है 35, करेक्ट। 35 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो इसका मिड क्या होगा, 35 + 1/2 विच इज 36/2, 18। सो मिड विल कम 18। अब 18 का स्क्वायर तो बड़ा होगा ना 35 से। सो और सर्च एरिया विल बी रिड्यूस बाई हाफ। अब हमारा सर्च एरिया क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 17 तक। फिर से हम वही 1 + 17/2, 18/2 विच इज़ 9। अभी 9 बीच में कहीं लाई करेगा। अब मुझे ये चेक करना है कि 9 का स्क्वायर क्या बड़ा होता है ना हमारे 35 से, क्योंकि 9 9 81 होता है। तो हमारा सर्च एरिया फिर से आधा हो जाएगा। और इस बार आधा होकर के कितना होगा, 1 से लेकर के 8 तक। अभी 1 + 8, 1 + 8/2 which is 9/2 which is 4.5, बट वी विल सी इट एज 4 क्योंकि फ्लोर वैल्यू ही कंसिडर करेंगे। अभी 4 का स्क्वायर हमारे 35 से क्या है, 4 का स्क्वायर तो छोटा हो जाएगा हमारे 35 से। तो हमारा सर्च एरिया क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा। और सर्च एरिया विल बी फ्रॉम 5 to 8। 5 4 इसलिए नहीं लिया है क्योंकि 4 को हमने कैलकुलेट किया है, उस पर 35 से छोटा आ रहा है। सो वी विल उससे बढ़ा लेंगे। सो 5 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो 5 + 8/2, 13/2 विच इज 6.5। हमें फ्लोर वैल्यू लेंगे 6 विच इज 36, 6 विच इज 36। अभी 36 जो है बड़ा है हमारे वैल्यू से विच इज 35। इसका मिड होगा 6। तो हम छोटे वाले एरिया पर सर्च करेंगे, तो यानी सर्च स्पेस हो जाएगा हमारा 5 से लेकर के 6। नाउ विल सी फ्रॉम 5 to 6। अब इसका मिड निकालेंगे तो 6 + 5 इज 11/2, it will be 5.5। so we will take floor value, so it will be 5। अभी 5 × 5 क्या होता है, 25, राइट। 25 जो कि बड़ा है, आई मीन छोटा है हमारे 35 से। सो आवर सर्च एरिया विल बी इन लार्जर स्पेस। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इसको मिड से एक ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि 5 पे तो है नहीं, हमने चेक कर लिया। सो हमारा मिड विल बिकम, और न्यू विल बिकम 6 यहाँ पे और 6। सो अभी इसका 6 का हाफ करोगे तो मिड भी 6 ही आएगा। 6 × 6 क्या होगा, 6 × 6 होएगा 36, जो कि छोटा है हमारा, 36 बड़ा है हमारे 35 से। तो हम करेंगे क्या कि हमारा जो सर्च स्पेस है वो छोटे वाले एरिया में होगा। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हाई को लो कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा 6 और ये हो जाएगा 5, यानी ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा। सो हम यहाँ पे अब ब्रेक कर देंगे और जो भी हमारा स्टोर होगा मिड में 6, उसको हम रिटर्न कर देंगे। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। एज यू कैन सी हमें यहाँ पे n मिल रहा है और हमें ने यहाँ पे 2 वैल्यूज बनाई जो एक्सट्रीम पॉइंट्स थे। इफ़ यू रिमेंबर, हमने भी जस्ट देखा यहाँ पे हमारा 1 था और n था, और यहाँ पे मैंने उसको वेरिएबल दे दिया है i और यहाँ पे दे दिया है j। मैं हर बार वैल्यू मिड निकालता हूँ, इसको मैंने वैल्यू दे दिया है। मैं हर बार इसका आधा निकालता हूँ और चेक करता हूँ कि जो आपने वैल्यू निकाली है उसका वैल्यू का स्क्वायर मेरे n से जो हमें मिला हुआ जिसका स्क्वायर रूट निकालना है वो बड़ा है
छोटा है या बराबर है। एज यू कैन सी, मैंने स्मॉल और इक्वल्स टू को एक साथ रखा है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमें फ्लोर चाहिए, राइट। अगर छोटा होता था तो हम i+1 करते थे, और बड़ा होता था तो हम j-1 कर देते, क्योंकि हमें रीजन डिसाइड करना है। बाइनरी सर्च में यही होता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, मैं ये दो कंडीशन चलाता हूँ। अगर वैल्यू छोटी है या बराबर है n से, तो सिंपली i को प्लस प्लस आई में असाइन कर दो वैल्यू +1। और अगर वैल्यू बड़ी होती है n से, तो सिंपली j में असाइन कर दो वैल्यू -1। दैट्स इट। और ये पूरा लूप तब तक चलेगा जब तक i छोटा है j से या बराबर है। एज यू कैन सी, हमने जो लास्ट एग्जांपल में देखा था, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, उसमें वैल्यूज क्रॉस कर गई थी। सो इन दैट केस, जो भी आपका आंसर कंटेन कर रहा होगा, यानी हमारे लास्ट 35 के केस के लिए 6 कंटेन कर रहा था, तो उसे आप सिंपली यहाँ से रिटर्न कर दो। सो इन दैट केस, फॉर दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉगरिथमिक और कांस्टेंट स्पेस। हमने कुछ इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करके रखा है। सो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम कांस्टेंट स्पेस, आई मीन कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में भी सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मैथ्स। सो बिफोर वी मूव टू द मैथ सोल्यूशन, आपके दिमाग में दो चार चीजें एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको एकदम आने ही चाहिए। पहला है, वो है लॉगरिदमिक, और जो और दूसरा जो है वो है एक्सपोनेंशियल। सी बोथ ऑफ देम वन बाय वन, देयर रिलेशन, एंड देन वी विल मूव टू द कोड पार्ट। जो सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए वो था एक्सपोनेंशियल। इसको हम डिनोट करते हैं e⁻x। एक्सपोनेंशियल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। ये कैलकुलस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, करेक्ट। और इसमें खास बात, सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी, अगर आपको याद हो, हमने 11th-12th में भी पढ़ा था, कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन दोनों ही e⁻x ही होता है, करेक्ट। और यहाँ पे जो आप ई देख रहे हो ना, ये एक इरेशनल नंबर है, जिसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे नहीं, आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, पर 2.71828 करके होता है, करेक्ट। इसके बाद भी होता है, बट ये इतना ही लोग लिखते हैं। सो ये एक एक्सपोनेंट है, इसको हम बोलते हैं यूलर नंबर। इसको यूलर नंबर बोलते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है। और सबसे मज़ेदार बात जो मैंने कहा था, दूसरी चीज़ जो मैंने कहा था, जो आपको आना चाहिए, वो था लॉगरिदमिक। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक्सपोनेंशियल जो है वो इन्वर्स होता है लॉग के। लॉग से भी मेरा मतलब है नेचुरल लॉग से, यानी लॉग बेस ई। इसी को हम लोग लिखते हैं ln। एक ही बात है, ओके। सो एक्सपोनेंशियल इज इनवर्स ऑफ नेचुरल लॉग और लॉग बेस ई। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लॉगरिदमिक्स की आपको आनी चाहिए। विल सी दैट, एंड देन विल सी द कोड। एज यू कैन सी, दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट ऑफ लॉगरिदमिक्स। लॉग बेस बी m इंटू n है, तो आप उसको प्लस में लिख सकते हो। अगर डिवाइड में है तो माइनस में लिख सकते हो। अगर लॉग में अगर कुछ पावर है, तो वो पावर आगे आ जाता है, और बाकी बचा हुआ पार्ट ऐसे लिखा जाता है। अगर बेस को अगर अलग अलग करके लिखना है, तो आप कॉमन बेस में से इसको डिवाइड करके इस तरह से लिख सकते हो। सो ये बहुत फंडामेंटल है, इतना बेसिक लॉगरिथमिक्स में ये फंडामेंटल पार्ट है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर कोई भी चीज़ अगर बेस है, और अगर यहाँ पे ए है और बी है, सो इसका सिंपल सा यही मतलब होता है कि मैं ए की पावर में ऐसा क्या रखूँ कि मुझे बी मिल जाए। आई मीन, इट मे साउंड कंफ्यूजिंग टू यू। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं बेस 10 है, और यहाँ पे अपर वैल्यू यहाँ पे 1000 है, तो इसका ये मतलब होता है कि मैं 10 की पावर में ऐसा क्या रखूँ कि मुझे 1000 मिल जाए। सो इसका आंसर हो जाएगा 3, राइट। अगर मैं 10 की पावर में ऐसा क्या रखूँगा कि मुझे 1000 मिल जाए, सो अगर आप 10 की पावर में 3 रखते हो, तो आपको 1000 मिल जाएगा। सो दैट इज लॉग 10 बेस 1000, इसका आंसर हो जाएगा 3। इसका लॉग का मतलब यही होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लॉग बेस 2 का पावर 16, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 2 के पावर में मैं ऐसा क्या रखूँ कि मुझे 16 मिल जाएगा। अगर 2 के पावर में अगर आप 4 रखते हो, तो आपको 16 मिल जाएगा। सो दैट इज हाउ द लॉग वर्क्स। जैसा मैंने एक स्टेटमेंट कहा, मतलब स्टार्टिंग में ही कहा था, कि एक्सपोनेंट का जो है इनवर्स होता है लॉग, या फिर वाइसे वर्सा भी, लॉग का इनवर्स होता है एक्सपोनेंट। यानी अगर आप इस एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं, जैसे लॉग बेस ई टू द पावर एक्स। अच्छा, ये लॉग एन को लोग एल एन भी लिखते हैं, एल एन ऑफ एक्स, दैट इज नेचुरल लॉग। ये दोनों एक ही चीज़ है।
अगर x की जगह पे log x की जगह पे e टू द पावर x लिखोगे तो इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट कहा कि मैं e की पावर में ऐसा क्या रखूँ कि मुझे e टू द पावर x मिल जाएगा, यानी x। दैट इज ये वन ऑफ द इक्वेशन, राइट? कि अगर e विल नेचुरल लॉग ई एक्स इज ऑलवेज x। और y से अगर एक्सपोनेंट के साइड से अगर आप चीजें देखेंगे कि एल एन ऑफ x, दिस विल ऑल्सो बी x, राइट? सो दीज टू इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकली कैसे हुआ। मैं आपको ना ये प्रूफ करके भी दिखा सकता हूँ कि एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट का पावर एल एन ऑफ एक्स इज ऑलवेज एक्स। नाउ लेट मी प्रूव इट टू यू। ये बहुत सिंपल सा है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, राइट? ये हमें प्रूफ करना है। ये हो गया टू प्रूफ। मान लीजिए y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एल एन ऑफ एक्स है, करेक्ट? अब मैं दोनों तरफ ही लॉग ले लेता हूँ। अगर लॉग ले लूंगा एल एन ऑफ वाई बच जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ऑफ ई टू द पावर एल एन ऑफ एक्स। नेचुरल लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स। अब ये नेचुरल लॉग का ई का पावर है तो ये आगे आ जाएगा, करेक्ट? ये एल एन ऑफ एक्स आगे आ जाएगा। इफ यू रिमेंबर, आपको ये थर्ड वाली लाइन आपको याद रहनी चाहिए, ये वाला, कि अगर कुछ भी पावर में होता है तो वो पावर आगे आ जाता है और बाकी एज इट इज लिखा जाता है। तो मैं यहाँ भी वही करूँगा। यहाँ पे आगे, यहाँ पे आप देखोगे तो ई की पावर में क्या है? एल एन ऑफ एक्स। तो एल एन ऑफ एक्स आगे आ जाएगा इनटू एल एन ऑफ ई, आगे रह जाएगा। अब ये एल एन क्या है? नेचुरल लॉग। यहाँ पे बेस क्या है? ई, जिसे मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सो एल एन ऑफ वाई विल बिकम इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स। एल एन ऑफ वाई एल एन ऑफ एक्स बराबर है, क्योंकि इनके बेस इक्वल है। सो दिस विल इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू एक्स। और यहाँ पे जो आपका और जो यहाँ पे आपका इक्वेशन 1 था, अगर आप वहाँ पे इसको कंपेयर करोगे, सो x विल बिकम, आपकी जो वैल्यू है इक्वेशन 2 में, सो आप y को x से रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि बिकॉज दे बोथ आर इक्वल। सो x विल बिकम e टू द पावर एल एन ऑफ एक्स, जो हमें प्रूफ करना था। एज यू कैन सी, ये हमारा थर्ड इक्वेशन, और ये जो हमें 2 प्रूफ करना था। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि ये दोनों ही इनवर्स है एक दूसरे के। अच्छा, इतना ही नहीं, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपको एकदम फील होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप एक ग्राफ बनाते हो, वाई लाइन है और ये एक्स लाइन है, वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का क्या होगा ग्राफ? इफ़ यू रिमेंबर, सो ये कुछ ऐसा बनता है, और ये क्रॉस होता है 1 पे, जहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है और वाई की वैल्यू 1 हो जाती है। सो दिस इज हाउ द ई वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ, वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स का ग्राफ। और इसका जो लॉग होगा, तो लॉग तो इसका इन्वर्स होगा, तो लॉग का ग्राफ कुछ बनता है कुछ इस तरह से, और ये होता है x इज इक्वल्स टू लॉग वाई। नाउ एज यू कैन सी, इनका ग्राफ भी एकदम मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। अगर आप एक y इज इक्वल्स टू एक्स की एक लाइन बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, दैट इज दे आर इनवर्स टू ईच अदर। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि इनवर्स कैसे है। नाउ लेट्स सी कि ये लॉग और एक्सपोनेंट हमें कैसे हेल्प करते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने में। अगर आप किसी भी नंबर का, अगर एक पावर है, लेट्स से n टू द पावर a, करेक्ट? सो अगर ये n टू द पावर a है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? अगर इसको लॉग्स के फॉर्म में, तो ln ऑफ n इधर आ जाएगा और a आगे आ जाएगा, करेक्ट? इफ यू रिमेंबर, यहाँ पे आपको मैंने थर्ड स्टेटमेंट जो आपको बताई थी कि अगर किसी भी नंबर का अगर पावर के अगर पावर है, करेक्ट, तो वो नंबर वहीं पे रह जाता है, बस पावर आगे आ जाता है। सो लॉग विल बिकम लाइक लुक्स लाइक दिस, पावर आगे आ गया और बाकी का चीज़ें आगे की आगे गई। सो अगर आप किसी भी नंबर का अगर आप पावर करते हो, लॉग लेते हो, तो लॉग आगे आ जाए, एन पावर आगे आ जाएगा और वैल्यू अंदर के अंदर ही रहेगी। नाउ वी विल सी एल एन ऑफ एन टू द पावर ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ एल एन इंटू एन, राइट? ये आपका, आई होप आपको ये चीज़ स्टेटमेंट समझ में आएगा कि ये दोनों बराबर ही है। अगर मैं इन दोनों का एक्सपोनेंट लेता हूँ, दैट इज ई टू द पावर एल एन ऑफ एन टू द पावर ए एंड ई टू द पावर a इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n। इफ यू रिमेंबर, अभी जस्ट हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया कि e की पावर ln में अगर कुछ भी होता है तो वो सिंपली a टू द पावर n ही है। जैसे इफ यू रिमेंबर कि अगर अगर e टू द पावर ln x है तो एक्चुअली में x ही है, जिसे हमने यहाँ पे प्रूफ भी किया।
इसे हमने यहाँ पे आपको प्रूफ भी किया। सो दिस विल इक्वल्स टू n टू द पावर a इज इक्वल्स टू e टू द पावर a इंटू नेचुरल लॉग n। अब यहाँ पे मैं अगर a की वैल्यू हाफ कर दूँ तो n टू द पावर क्या हो जाएगा, हाफ, करेक्ट। e टू द पावर हो जाएगा हाफ इंटू नेचुरल लॉग n, और n टू द पावर हाफ क्या होता है, रूट n ही तो होता है। सो दिस विल बिकम हाफ इंटू नेचुरल लॉग n, that's it, and that's it. That is how we can calculate square root of any number with in the form of exponent and log. So e to the power half into natural log of whom, n itself. That's it. अब हम इसको डायरेक्टली कोड पे लिखेंगे और हम अपना कोड को कंप्लीट करेंगे। ये वो था वो इक्वेशन जिसको हमने प्रूफ किया कि रूट n क्या होता है, e टू द पावर हाफ इंटू नेचुरल लॉग n, करेक्ट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने जावा जावा का कोड है, ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। सो ये जावा में क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है, ये एक्सपोनेंट यही है ई, इसमें हमने हाफ लिया, डेट इज 0.5, करेक्ट। और सबसे पहले मैंने लॉग एन ले लिया। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा ना तो ये लॉग ये नेचुरल लॉग है, करेक्ट। अगर आपको बेस 10 चाहिए होता है तो उसमें लॉग ऐसे 10 करके लिखते हैं। सो लॉग ऑफ किसका, एन का। सो हाफ इंटू लॉग एन, किसके पावर पे, एक्सपोनेंट के। सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी, हम इसको टाइप कास्ट करेंगे इंट में, तो हमें इंट वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए किया है क्योंकि हमने यहाँ पे फ्लोट वैल्यू को कंप्यूट कर रहे हैं इंट के अंदर। एज यू कैन सी, अगर मान के चलिए 14 है, आई मीन सॉरी 6 है, मान के चलिए आपके पास 16 है एन की वैल्यू में, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, बट कंप्यूटर के अंदर ना मेमोरीज में थोड़ा दिक्कत होता है। या तो 4 की वैल्यू ना कुछ, अगर आप यहाँ पे एज यू कैन सी हम फ्लोट की वैल्यू को टाइप कास्ट कर रहे हैं इंट के अंदर, तो 4 ऐसा एग्जैक्टली स्टोर नहीं होगा। या तो 4 कुछ इस तरह से स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, 4.00000001, ये भी हो सकता है, या फिर 3.999999 इस तरीके से भी स्टोर हो सकता है। अगर इन दोनों में अगर वैल्यू अगर बड़ी हुई तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें फ्लोर मिल जाएगा 4 का, डायरेक्टली आप यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर मान के चलिए वैल्यू कम मिली, तो उस केस में फ्लोर वैल्यू हो जाएगी 3, करेक्ट, और उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो मैं वही कंपेयर करूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मान के चलो आपको वैल्यू मिली है कम, तो अगर मैं दोनों को एक एक बढ़ा करके अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मेरा बराबर या कम आ रहा है। अगर बराबर या कम इसलिए क्योंकि फ्लोर वैल्यू भी तो चाहिए, करेक्ट। अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंपेयर किया। सो अगर वैल्यू अगर कम होती है तो उस केस में अगर उसको चेक करो कि उसका स्क्वायर रूट, आई मीन उसका स्क्वायर एन के बड़ा या इससे छोटा या बराबर है। अगर छोटा या बराबर है तो डायरेक्टली उसको प्लस प्लस करो, अदरवाइज आप सिंपली उसको रिटर्न करो। ऐसे कैसे हमें अगर मान के चलिए अगर मेमोरी में 3.99 स्टोर हो रहा होगा तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगा, 3, राइट। हमें 3 तो रिटर्न करना ही नहीं है, तो मैं 3 से एक प्लस करूंगा, दैट इज 4, और 4 का मैं स्क्वायर निकालूंगा, दैट विल बी 16। जो 16 है हमारा बराबर है एन के, तो उसको प्लस कर देंगे, करेक्ट। अगर फ्लोर की वैल्यू 3 थी, उसको मैंने प्लस प्लस कर दिया तो 4 हो जाएगा, और फिर से डायरेक्टली आप उसे रिटर्न कर दो। एज यू कैन सी, इस पर्टिकुलर कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कांस्टेंट है और स्पेस भी कांस्टेंट है। सो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। कुछ भी ऐसे दिक्कत हुई हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।